Hello, good morning everyone. My name is Mahendra. I have done BTech in Electrical Engineering from UNIT श्रीनगर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपने टेग्नोमेट्री पूरी पढ़ ली है। तो जिन्होंने टेग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है वो एक बार जाके पूरे वीडियोस देखेंगे और उसे अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले उसका जो बेसिक्स है वो पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये क्या होता है प्रोसीजर इसका। तो मिक्सिंग होती है यानी समरिस संख्या, नाम में ही छिपा हुआ है। यानी सम क्या है, सब क्या है, मिक्स है। इसमें मिक्स होता है पूरा। जैसे क्या हो गया, लिख सकते हैं इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में, x प्लस आई वाई। ये क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती है। आई मतलब इमेजिनरी यानी काल्पनिक। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, समरिस संख्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बातें क्लियर हो गई। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, पता ही होगा आप लोग को। जैसे बताया गया यहाँ पे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। तो हम दो गोला खींच देते हैं। एक तो वास्तविक संख्या है, दूसरा जो बच गया वो काल्पनिक संख्याओं का। तो इसको दूसरे मार्कर से दिखा देते हैं। ये वास्तविक संख्याएं, जिसे क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स। और जो बच गई वो काल्पनिक संख्या है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ये बातें क्लियर हो गई। अब हमें जो क्लास 10 में पहला चैप्टर पढ़ना है वो वास्तविक संख्याएं के बारे में ही पढ़ना है। चैप्टर का नाम ही क्या है, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में भी दो प्रकार के होते हैं। पहला परिमेय संख्याएं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। और जो बच जाते हैं दूसरी इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं, पहले इंग्लिश हिंदी में लिख देते हैं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर हो गए, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब परिमेय संख्याओं में भी कई पार्ट्स होते हैं। जैसे क्या होता है, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं के अंदर भी कई संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं, जिन्हें क्या बोला जाता है, होल नंबर्स। अब इसके अंदर भी संख्याएं होती हैं, कौन सी, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो ये संख्याएं हो गई जिनके बारे में क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार पढ़ लेंगे। तो ये समरिस संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, मिक्सचर होता है। ये वास्तविक और आई मतलब इमेजिनरी काल्पनिक संख्याओं का। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं अलग अलग हो गई। अब ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इनकी भी दो कैटेगरी होती है। पहली परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं को ही क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब जो परिमेय संख्याएं होती हैं इनकी भी कई कैटेगरीज होती हैं। जैसे इनमें इनके अंदर ही क्या आते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं आती हैं। अब पूर्णांक संख्याओं के अंदर क्या आती है, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं आती हैं। अब पूर्ण संख्याओं के अंदर ही क्या आते हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती है 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन होती हैं। और जो पूर्ण संख्याएं होती है, आर्यभट्ट ने जैसे कि जीरो की डिस्कवरी की थी, अगर जीरो उसमें ऐड कर दो प्राकृतिक संख्याओं में तो क्या बन जाती हैं,
पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो जीरो हो गया, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक होता है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जीरो के दाहिनी तरफ जाओगे तो धनात्मक होता जाएगा, 1 से लेके 2 3 4 सो ऑन एज इट इज, ये सब क्या हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक। और जीरो के लेफ्ट साइड यानी -1 -2 -3 ये सब क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो जीरो होता है वो ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है वह, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। और जो ये परिमेय संख्याएं होती हैं, ये परिमेय संख्याओं को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और q डजंट इक्वल टू 0, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला मिटाया जाए, आप लोग आई होप आप लोग लिख चुके होंगे ये सब, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसे बचपन में आप लोग पढ़ते थे, भाग देते थे, जिस 7 को भाग दिए 3 से, तो क्या आएगा 2, यहाँ पे 1 आया। तो इनको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, डिवाइजर बोला जाता है, डिवाइजर यानी हिंदी में भाजक। इसको रिमाइंडर यानी शेषफल, और इसको डिविडेंड, डिविडेंड यानी भाज्य, ये क्वोशिएंट यानी भागफल। इतनी बातें क्लियर हैं। बचपन में आप लोगों को जो भाग दिया जाता था, बोलते थे ना आंसर चेक करके बताओ, तो आप लोग क्या करते थे, ये डिविडेंड जो दिया होता था उसी को लेके आना था। तो हम क्या करते थे, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसी में क्या करते थे, रिमाइंडर जोड़ देते थे, तो इसी के बराबर आ जाता था। जैसे अभी हमने लिया था यहाँ पे क्या 7 लिया था, डिवाइजर कितना था 3, क्वोशिएंट कितना आया 2, रिमाइंडर कितना आया 1, 3 2 जा 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7, देखिए आ गया 7। क्लियर है। अब इसी डिविडेंड को क्या बोलते हैं, भाज्य, ये भाजक, ये भागफल प्लस शेषफल। ये इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो ये कहता है कि जो भाजक रहता है वो उससे तब तक भाग देते जाते हैं कि जब तक कि रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 ना आ जाए। सो ऑन, देखो पहली बार भाग देते हैं तो जितना बार जाता है उतना लिख लेंगे। अब दूसरी बार जब क्या करते हैं, ये जो डिवाइजर रहता है वो डिविडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर रहता है यानी शेषफल रहता है वो डिवाइजर बन जाता है। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा, तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेज में ही क्वेश्चन लिख लिया, लिखा हुआ है, ये फट गया पेज। वन पॉइंट वन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इनका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ यानी मासा ज्ञात कीजिए।
इतनी बातें क्लियर होंगी आप लोग को। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिया हुआ है 135 और 225, इन दोनों का मासा ज्ञात करना है। तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वो भाज्य बन जाएगा और जो छोटा वाला नंबर होगा वो भाजक बन जाएगा, क्योंकि डिवीज़न में आसानी होगी। तब देखिए इसमें बन जाता है 135, ये क्या हो गया, भाजक बन गया यानी डिवाइजर बन गया, और 225 क्या हो गया, डिविडेंड यानी भाज्य बन गया। इतनी बातें क्लियर हैं। छोटा नंबर क्या बन जाता है, भाजक, और बड़ा नंबर क्या बन जाता है, भाज्य, इस एल्गोरिथम में। तो हम टेबल पढ़ेंगे 135 एकन्नम 135, क्योंकि अगर 2 बार लेके जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी चेक कर लेंगे, जो रिमाइंडर होगा हमेशा भाजक से छोटा आना चाहिए, तभी हमारा डिवीजन सही है। तो 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 3 नहीं जाएगा, बोरो किए यानी इससे हासिल लिए, कितना हो गया 12, 12 उधार लिए, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया 0। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये जो शेषफल आया है ये क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है, और जो भाजक था वो भाज्य बन जाता है। ऐसे ही प्रोसीजर हम बार बार करते जाते हैं जब तक कि शेषफल पूरा क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तब 90 का पहाड़ा पढ़ोगे, 90 दूना 180 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 का 90, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। अब फिर से जो शेषफल आया है ये भाजक बन गया, और जो भाजक था वो भाज्य बन गया। अब पहाड़ा पढ़ोगे, 45 दूना 90 पूरी तरीके से कट गया, यानी 45 इन दोनों का क्या है, मासा है। मासा कितना हो गया, 45। मासा कितना हो गया, 45। क्लियर है। मासा को ही क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आप लोग को। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसे मिटाया जाए। देखते दिख रहा है आप लोग को। चलिए पहला क्वेश्चन मिटाया जाए, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। वन 196। हिंदी इंग्लिश तो नहीं हो जा रहा आप लोग का, मुझे भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ रही है आजकल हिंदी इंग्लिश का। तो देखिए टेबल पढ़िए, पूरी तरीके से अगर एक ही बार कट जाता है तो देखते चलते हैं। इसको पहाड़ा पढ़ो, एक बार लेके जाओगे। अगर देखिए चेक करते हैं, अगर शेषफल इससे बड़ा आ गया तो हमारा डिवीजन क्या है, गलत है। क्योंकि देखो अगर 196 है, इसको कंसीडर करोगे तो ये इससे छोटा है, तो क्या करेंगे, 2 नंबर को कंसीडर किए एक साथ, तो भी क्या है, इससे छोटा है। फिर 3 नंबर को एक साथ कंसीडर किए तो इससे बड़ा हो गया। अब देखिए ये किसके अप्रॉक्स, किसके नज़दीक है, 200 के नज़दीक है। तो 200 को अगर 2 बार पढ़ोगे तो कितना, 400 हो जाएगा, लेकिन ये उससे छोटा है, तो इससे ये आइडिया मिलेगा कि हम एक ही बार लेके जाएंगे। क्लियर है इतनी बातें। तो ये लिख दोगे 196। अब 12 में से 2 में से 6 नहीं जाएगा, इससे उधार लिया, 12 में से 6 गया 6, इधर 7 बचा, तो 7 में से 9 नहीं जाएगा, इसने इससे उधार लिया, कितना बचा 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे इसने इसको उधार दिया था 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। अब इससे छोटा आ गया, यानी ये यहाँ तक तो सही है। अब देखिए 2 उतारे, अब देखिए ये 200 के करीब है। क्लियर है। तो अगर हम लोग इसको पहाड़ा पढ़ोगे 200 का, कितनी बार लेके जाओगे कि 1800 आ जाए, 9 बार लेके जाओगे, तो 9 बार लेके जाते हैं। लिखते हैं इसको टेबल पढ़ के, 9 54, हासिल लगा 5, 9 9 81 5, 86, हासिल लगा 8, 9 91 9 8 17। देखिए इससे छोटा है ना, इससे यानी सही है। अब घटाने पे इससे छोटा आना चाहिए, 2 में से 4 नहीं जाएगा, इधर से उधार लिए, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 6 नहीं जाएगा, इधर से उधार लिए, कितना 15 में से 6 गया 9। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब 7 में 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, लिखने की जरूरत नहीं है, बचा क्या था 0, तो 0 नोट डाउन कर लिए। इतनी बातें क्लियर है। अब ये 200 है, ये 1000 के अप्रॉक्स लगभग में है, क्योंकि ये 4 कम था ना हर बार। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कितनी बार लेके जाते हैं, 5 बार, क्योंकि 2 पंचे, तो 5 30, हासिल लगा 3, 5 9 45 3 48, हासिल लगा 4, 5 का नंबर 5 4, ये पूरी तरीके से कट गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी इसका एचसीएफ कितना होगा, मासा कितना होगा, यही होगा, मासा 196 होगा। क्लियर हो गई इतनी बातें।
ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए मिटाया जाए इसको, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन में क्या किया है इन्होंने, पहले लिख दिया है इसको 867 और 255 बाद में लिख दिया। फिर भी हम क्या करेंगे, 255 को पहले लिखेंगे और 867 को बाद में लिखेंगे। क्लियर बातें हैं इतनी। अब ये देखिए 25 यानी 250 के करीब है ये। 250 को अगर 4 बार पढ़ोगे तो कितना, 1000 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार लेके जाते हैं क्योंकि 750 के करीब आएगा। तो 3 5 जा 15, कितना कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16, फिर से कितना कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। अब 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब फिर से क्या करोगे आप, ये जो शेषफल है ये क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो 100 के करीब है, अगर 3 बार लेके जाओगे 300 हो जाएगा, यानी 2 बार ही जाएगा। तो 100 2 दूना 4, 2 शून्य देखना 2। अब घटाओगे ये 0 ही हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। ये फिर से वही प्रोसीजर, भाज्य बन गया भाजक। अब 2 बार पढ़ोगे तो कट गया पूरी तरीके से, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया 51। इसका एचसीएफ कितना आ गया 51। क्लियर हो गई इतनी बातें। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोग। पढ़ाई करते रहिए क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, हार्ड वर्क। विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल, ये रियलिटी है। आपको भी समझ में आ जाएगा, हम लोग को समझ में आ गया, वक्त लगता है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो पहले बेसिक हिस्सा को देख लेते हैं कि हम स्टार्टिंग करेंगे कैसे। तो आप लोगों ने जो बचपन में पढ़ा है वही, मान लो कोई नंबर a है, इसको हम b से भाग दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ q आएगा, ख़त्म होने के बाद मान लो रिमाइंडर r आ गया। तो हम लिख क्या सकते थे, जो भी लिखते थे डिविडेंड यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्लियर है इतनी बातें। और जो रिमाइंडर की वैल्यू आती है, शेषफल जो होता है हमेशा इससे डिवाइजर से छोटा होता है। तो जो रिमाइंडर आएगा लिख देते हैं साइड में, रिमाइंडर हमेशा किससे छोटा रहेगा, देखो 0 आ सकता है शेषफल, ओके 0 तो आएगा ही, लेकिन हमेशा b से यानी डिवाइजर से छोटा होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। और ये क्वेश्चन होता है ये 0 या 0 से बड़ा होता है। 0 हो सकता है, जैसे भी बोला जाए आपको 3 से भाग दीजिए 2 को, तो क्या पढ़ोगे आप, 3 शून्य शून्य, कितना आ गया 2 आ गया। तो ये 0 हो सकता है कि नहीं, और शेषफल कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है इतनी बातें। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। और जो क्वेश्चन होता है यानी भागफल जो होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो ये क्वेश्चन में क्यों दिया है, यानी ये क्या है, क्वेश्चन है। और कभी 1 रिमाइंडर आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है। छोटा आया ना, यानी ये क्या है b का वैल्यू क्या है 6 है। तो इसको उसी के टर्म में हम लोग एक बार लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हैं। क्लियर है, तो लिखा जाए उसके टर्म में
तो लिखते हैं इसको। तो देखिए कोई नंबर है ए, किससे भाग दिया है आपने 6 से, क्वेश्चन क्यू, भाग देने पे क्या आ गया रिमाइंडर आर आ गया। तो आप लोग लिखोगे ए बराबर क्या लिख सकते हो, इन दोनों का गुणा डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और आर का मान जो होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन हमेशा बी से छोटा होगा, और बी की वैल्यू कितना है 6। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आर का मान हमेशा इससे छोटा होगा, बी से छोटा होगा। आप लोग पढ़े थे डिवाइजर से छोटा होता है। तो आर का मान, आर के कितने मान हो सकते हैं यहाँ पे 6 से छोटा, 0 से लेके 6 तक कितने नंबर्स होते हैं, लेकिन 6 नहीं कंसीडर करना है तो कितने नंबर होंगे 5 नंबर। इसका एक बेसिक्स डायरेक्ट आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे 0 को कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पे 6 को नहीं ले रहे हो, तो कितने नंबर वैसे भी 6 आ रहे हैं, तो सीधा सीधा हम यहाँ पे जो नंबर दिए रहते हैं उसी के मान लेते हैं, क्योंकि 0 को वहाँ ले रहे हो, यहाँ 6 के छोड़ रहे हो, तो ओवरऑल तो 6 ही आएगा। तो हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इसके कितने मान, आर की कितनी वैल्यू हो सकती है 6 वैल्यूज हो सकती हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। और जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा क्या होगा 0 या 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लिखते हैं क्योंकि वैल्यूज। अब डायरेक्ट ये फार्मूला लिख देते हैं, इतना डिटेल में नहीं। तो नंबर क्या लिख देते हैं, ए बराबर 6Q प्लस आर, और जो आर का मान है वो क्या है 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा। क्लियरिटी आ गई ना इसमें, ये सब क्यों छोटा होता है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ये बातें क्लियर हो गई। अब आर का मान हम रख के चेक करेंगे। तो पहली बार आर का मान कितना रखेंगे 1 रखोगे, तो आर का मान 1 रखोगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा 6Q, पहले बार क्या है 0 से स्टार्ट है तो 0 रखेंगे, 0 रखोगे क्योंकि 0 ले सकते हो ना, तो 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 6Q प्लस 0, आर की जगह 0 रखोगे तो 0 जोड़ने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो कितना आ गया 6Q आ गया। ए बराबर क्या लिख सकते हो 2 गुणे 3Q लिख सकते हो कि नहीं। ये क्या है पूर्णांक, पूर्णांक को 3 से गुणा करोगे कोई पूर्णांक संख्या ही आएगी। और किसी भी संख्या को चाहे वो विषम हो या सम हो, अगर आप 2 से गुणा कर देते हो तो वो संख्या क्या बन जाती है सम संख्या बन जाती है। यानी ये क्या हो गया पूरा ओवरऑल इसका कॉम्बिनेशन सम निकल के आ गया। क्लियर है। अब ऐसे आर बराबर क्या रखोगे 1 रखोगे, तो आर बराबर यहाँ पे क्या रख दोगे 1 रख दोगे। आर बराबर 1 रख के देखो ए बराबर क्या लिख सकते हो 2 गुणे 3Q प्लस 1 लिख सकते हो। अब देखो Q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक को 3 से गुणा करोगे तो कोई पूर्णांक संख्या आएगी, लेकिन अगर 2 से गुणा कर दोगे तो ये क्या आ गया सम आ गया, सम संख्या आ गई, ये सम संख्या आ गई। लेकिन सम में क्या जोड़ना है 1 अगर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा विषम संख्या हो जाएगी। क्लियर है। ओके, तो आर बराबर 1 हो गया, तो आर बराबर आप क्या रखोगे 2 रखो, तो यहाँ पे 2 रखो आर बराबर, तो ए बराबर क्या आ गया 6Q प्लस 2। अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा 3Q प्लस 1। ये देखो कोई पूर्णांक है 3 से गुणा करोगे तो कोई पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक में 1 जोड़ दो चाहे सम आए चाहे विषम आए, लेकिन अगर ओवरऑल 2 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा सम संख्या आ जाएगी। ये भी सम हो गया आर बराबर 2। अगला आर बराबर 3 रखोगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा 6Q प्लस 3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अब चाहो तो आप देखो ये 2 गुणे 3, ये सम संख्या 3 जोड़ोगे तो विषम आएगा, तो हम क्या करते हैं पहले इसको अलग अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि अब देखो इन दोनों में कुछ ऐसा बनाया जाए कि 2 कॉमन निकल के आ जाए, तो 2 अलग कर लोगे 1 अलग कर लोगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा 3Q प्लस 1, ये वाला इसको सॉर्ट आउट किए, और ये 1 अलग से। किसी भी संख्या को अगर 2 से गुणा कर दोगे, ये बाहर है जो, तो क्या आ जाएगा सम आ जाएगा, सम में अगर 1 जोड़ दोगे तो क्या हो गया विषम हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसी को चाहे ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि ये देखो 2 गुणे 3 क्यों लिखते तो क्या आ जाता है ये सम संख्या, सम संख्या में अगर 3 जोड़ दोगे क्योंकि विषम संख्या है तो क्या आ जाएगी वो विषम संख्या आ जाएगी। लेकिन ओवरऑल 1 का ही कॉन्सेप्ट रखते हैं, क्योंकि 1 जोड़ते हैं तो विषम आ जाता है सम में। अब आर बराबर 4 रख दो, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 6Q प्लस 4। इन दोनों में 2 कॉमन ले लो तो कितना आ गया 3Q प्लस 2 आ गया। अब 2 से गुणा करने पे किसी भी संख्या को क्या आ गया सम संख्या आ गई।
क्लियर है इतनी बातें। अब अगला क्या रख दोगे, r बराबर 5 रख दो। तब रख दोगे 5, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस 5। तो अलग अलग कर लोगे, 4 अलग कर लोगे, एक अलग, क्योंकि एक जोड़ोगे तो अगर सम हो चाहे बेसम हो उसके हिसाब से एक अलग रखते हैं, क्योंकि 2 तब इनमें से कॉमन निकल जाएगा। 2 कॉमन ले लिए, कितना बचा, 3q प्लस 2 प्लस 1 अलग। 2 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो क्या आ गया, ये सम संख्या, और सम में एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ये सम संख्या आई और ये एक जोड़ोगे तो क्या बन गया, विषम। इतनी बातें क्लियर है, इधर नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्या बोला गया था कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। देखिए ये जो आए हुए हैं 6q प्लस 1, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों संख्याएं जो आई हुई हैं ये क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। तो हमें प्रूव क्या करना था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये संख्याएं, ये संख्या और ये संख्याएं और ये संख्या तीनों मिलके क्या हो गई, अगर ये संख्याएं विषम पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हैं, तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, विषम पूर्णांक भी ये संख्याएं इसके रूप की हो सकती है। क्लियर हो गई बात है या नहीं, क्योंकि ये संख्याएं क्या निकल के आई, विषम निकल के आए कि नहीं, तो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि विषम पूर्णांक इसके रूप का हो सकता है। क्लियर है बातें। अतः के रूप का हो सकता है। क्लियर है इतनी बातें, क्योंकि ये जो संख्याएं सॉल्व किए तो क्या आ गए, विषम संख्याएं निकल के आएंगी नहीं, तो अगर ये संख्याएं विषम है तो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हो कि विषम संख्याएं इसके रूप की हो सकती है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये मिटाया जाए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मिटाया जाए। तो देखिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी आर्मी बैंड के पीछे उनको मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, तो अधिकतम संख्या बोला गया है, यानी एचसीएफ यानी मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट यानी अधिकतम, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा। तो छोटी संख्या बाहर रखो और बड़ी संख्या अंदर रखो। 32 काटो इसको, 616 एक बार लेके जाओगे तो 32 है। अब देखो यहाँ से उधार लिए, यानी ये 11 बचा है, 11 में से 2 गया 9, ये 5 में से 3 गया 2, इससे छोटा है, यानी ये बात सही है। क्लियर हो गई इतनी बातें। अब देखिए ये 9 बार लेके जा सकते हो, 9 बार लेके जाओ, 9 2 जा, क्योंकि अगर 10 बार लेके जाओगे ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 9 बार लेके जाते हैं। 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 में 1 जोड़ोगे 28। देखिए इससे छोटा हो गया, यानी ये बात सही है। अब 6 में से 8 नहीं जाएगा तो बगल वाले से डी, तो ये कितना बन गया, 16 में से 8 गया 8, बाकी 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये क्या हो गया, रिमाइंडर यानी शेषफल हो गया। तो अब क्या करोगे, जो शेषफल है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर यानी भाजक बन जाएगा, और जो भाजक है यानी डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड यानी भाज्य बन जाएगा। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 4 जा 32, कट गया। तो जिस संख्या से कटा है वही क्या होगा, वो अधिकतम संख्या होगी, अधिकतम, यानी यही क्या होगा, इनका मासा होगा। क्लियर है इतनी बातें, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो कोई धनात्मक पूर्णांक रहेगा, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इतनी बातें क्लियर है आपको। तो इसमें देखिएगा, पहले जो नंबर मानेंगे, 3 का मल्टीपल चाहिए ना, 3 का क्यूब भी होगा, स्क्वायर भी होगा, तो 3 के मल्टीपल में यानी जो संख्या मानेंगे वो हम
3 के मल्टीपल में लेके जाए, यानी जो डिवाइज़र होगा वो 3 का मल्टीपल, यानी 3 ही ले लेंगे। पहले संख्या हमने कितना मान लिया, a, भाग किससे देंगे, 3 से, तो यहाँ पे क्वेश्चन q आया और रिमाइंडर कितना है 8। तो हम ये बराबर क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस 8। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो जो r का मान होगा वो हमेशा 0 से ज़्यादा होता है लेकिन b से छोटा होता है, यानी डिवाइजर से। डिवाइजर यहाँ पे कितना है, 3, तो r का मान 0 से ज़्यादा लेकिन 3 से छोटा होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, क्लियर है। तो अब r के कितने मान हो सकते हैं, r के 3 मान हो सकते हैं। अब तीनों मान रख के उनका हम क्या करेंगे, वर्ग करके चेक करेंगे क्या इस रूप का आता है। अगर वर्ग करने पर इस रूप का आता है तो यही सिद्ध करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं, अब डायरेक्ट नंबर लिख देते हैं। और वो तो नंबर क्या है, a बराबर 3q प्लस r, जहाँ पे r का मान क्या है, 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो r के मान रखते जाएंगे। पहला r का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि r के 3 मान है। पहला r का मान 0 रख दो, तो यहाँ पे रखो a बराबर 3q आया। क्लियर है। अब दूसरा r का मान क्या रख दोगे, 1 रखोगे, तो क्या आ जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1 आ गया। और तीसरा r का मान क्या रख दोगे, r बराबर 2 रख दोगे, क्योंकि 3 तो नहीं ले सकते, 0 से बढ़ते जाएंगे, 3 से पहले रहेगा तो 2 आएगा। a बराबर क्या आ जाएगा, 3q प्लस। इतनी बातें क्लियर हो गई है आप लोगों को। यहाँ पे बोला क्या है, इसका वर्ग, पूर्णांक का वर्ग, जो पूर्णांक आए हैं इनका क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग करके देखो, इसका वर्ग करोगे संख्या का तो इधर भी वर्ग, यानी ये कितना होगा, 3 त्रिक का 9q स्क्वायर। तो अब इसको लिख सकते हो ना, 3 गुणे 3q स्क्वायर के रूप का लिख सकते हैं। और q कोई पूर्णांक है, 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, कोई नया पूर्णांक आ जाएगा। उस नए पूर्णांक को हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे, क्योंकि जगह पे अगर मान लो 1 मानोगे आप, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, नई संख्या आ गई कि नहीं। अब इसी नई संख्या को हम क्या मान लिए, पूर्णांक को m मान लिए। 3 पहले से गुणा था तो क्या हो गया, 3m के रूप का आ गया पहला। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरा, इसमें वर्ग करो, यहाँ पूरे का वर्ग बन जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 त्रिक का 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 तिहाई 6q। तो बड़ी घातें पहले लिखते जाते हैं, पावर्स प्लस 1। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब 3 के गुणज में चाहिए, तो इन दोनों में देखिए 3 कॉमन मिल रहा है कि नहीं, 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2q प्लस ये 1 अलग रहेगा। देखिए ये पूर्णांक मान लो कुछ भी इसकी वैल्यू लेके चलोगे तो नया पूर्णांक आ जाएगा। इस नए पूर्णांक को हम क्या मान लेंगे, m। तो 3 से गुणा है तो क्या लिख सकते हो, 3m प्लस 1। देखो इसके रूप का आ गया। अब अगला चेक करेंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। ये 9q स्क्वायर हो गया प्लस 2 2 जा 4। लेकिन पहले q की घात वाले पहले लिखते हैं, बड़ी घात वाले। इसमें q है, इसमें q नहीं, तो इसको पहले लिखेंगे। 2 3 जा 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए हमें एक अलग करना है, तो क्या करेंगे, इनमें अगर 4 है तो 4 को लिख सकते हैं ना, 3 और 1 लिख देंगे। हमने उसको 3 और 1 के रूप का इसलिए लिखा क्योंकि 3 बाहर निकल जाए, इन सब में से 3 क्या करेंगे हम, कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये 1 अलग रहेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए जो पूर्णांक है इसको सॉल्व करोगे, कोई नया पूर्णांक आएगा, हम इस नए पूर्णांक को क्या मान लिए, m मान लिए, तो क्या है, 3 से गुणा है तो लिख सकते हो 3m प्लस 1। इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोग को, तो नोट डाउन कर लीजिए, इसी के रूप में यहाँ पे प्रूफ करना था, तो नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू।
तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, अभी तक स्क्वायर था, घन जो है 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। तो ये किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है। तो फिर से वही संख्या ए बराबर क्या मान लेंगे? 3q प्लस जो पिछली बार संख्या मानी थी वही वाली संख्या यहाँ पे भी रखेंगे। और r का मान क्या हो सकता है? 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। और उसका घन कर करके चेक करेंगे हम। तो r के कितने मान हो सकते हैं? r के 3 मान हो सकते हैं। पहला मान r का रखते हैं हम लोग 0 रखते हैं। r का मान 0 रखोगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? 3q। क्लियर है? अब r का मान क्या रख दोगे? 1 रख दोगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? 3q प्लस 1 आ जाएगा। अगला r का मान क्या रख दोगे? 2 रख दोगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? 3q प्लस 2। अब पिछली बार वर्ग था, इस बार घन है तो घन करते हैं। तो घन करो, पहला घन करोगे तो a³ बराबर इधर क्या आ जाएगा? इसका घन करोगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब लिख सकते हो। क्लियर है इतनी बातें? लेकिन हमें मल्टीपल किसका चाहिए? 9 का, तो इसको लिख सकते हो ना 27 को। 9 गुणे 9 गुणे 3 क्यूब। इसको नया पूर्णांक मान सकते हैं ना हम कुछ भी। इसको नया पूर्णांक हम क्या मान लेंगे? यम मान लेंगे, क्योंकि पूर्णांक बदल जाएगा ना। उसका क्यूब करोगे, 3 से गुणा करोगे तो बदल के क्या हो गया? मान लो यम आ गया। तो 9 पहले से गुणा में था तो क्या हो गया? 9। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसका भी क्यूब करोगे a प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला पता होना चाहिए आप लोग को। a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। तब लिखोगे यहाँ पे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 1 का चाहे जितना रखो 1 ही होता है। अब इसको पहले स्क्वायर कर लो, 9q² आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होता है तो वही आता है, 1 ही आता है। तो 3 3 9 इंटू क्यू लिख सकते हो इसको। अब देखिए, घातें जिस ऑर्डर में है उसमें लिखो सबसे बड़ी घात, फिर 9 त्रिक बड़ी घात, फिर 1 लिख देंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इन तीनों में क्या कॉमन है? 9 कॉमन, 9 कॉमन है। तो 9 कॉमन ले लोगे तो क्या आ गया? 3q प्लस इसमें क्या आएगा? जैसे ही लिखें a² भी। ओके, क्लियर है? चेक कर लेंगे अभी। a प्लस बी का होल स्क्वायर सही लगाया गया ना? a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a², 3 3 9 3 27, ये 9 सही तो है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब इनमें कॉमन लिए 9 तो कितना है? 3q³। इसमें 9 कॉमन लिए कितना? 3q² प्लस इसमें क्या आया? q आया प्लस ये अलग है। और ये नया पूर्णांक क्या बन गया? मान लो इसको क्या मान सकते हो? यम मान सकते हैं आप लोग। यम मानोगे तो क्या हो गया? 9 से 9 से मल्टीपल है तो क्या लिखोगे? 9m प्लस 1 लगा हुआ था तो 9m प्लस 1 का रूप का हो गया। इतनी बातें क्लियर हैं? ओके, अब इसमें क्यूब करोगे, यहीं पे क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब करते हो तो क्या आ जाता है? a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। अब इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 27 क्यूब 3 3 9 3 27 प्लस बड़ी घातें पहले लिखें, इसका स्क्वायर 3 3 9 3 27 27 2 50 और q² है तो q² लिख देंगे। अब डायरेक्ट लिख दिए 3 त्रिक का 9 या 3 3 9, ये 2 2 4 9 4 36 q² प्लस ये 2 का क्यूब 2 2 4 2 8। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हमें 9 का मल्टीपल चाहिए तो देखोगे इन सब में क्या है? 9 कॉमन है तो 9 कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचा? 3q³ प्लस इधर 6q² प्लस इधर 4q। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे q अकेले होगा क्योंकि यहाँ पे q था। 4 प्लस
4Q प्लस ये 8 अलग से लिख देंगे। देखिए Q कोई पूर्णांक था, तो अब कंबाइन करोगे यानी मल्टीप्लाई करोगे फिर एडिशन करोगे तो कोई नया पूर्णांक आ जाएगा, जिस पूर्णांक को हम क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा 9m प्लस 8। ओके, तो ये प्रूव करना था। बाकी चीज़ें पहले हो चुकी थी, ये लास्ट बचा हुआ था। उस टाइम फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था।